करेंगे घटना चक्र में राष्ट्रपति के रिलेटेड क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख होता है? भारतीय गणतंत्र का प्रमुख कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति। भारतीय गणतंत्र का प्रमुख भारत का राष्ट्रपति। भारत एक गणराज्य राज्य है, इसका तात्पर्य है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा, ना कि वंशानुगत। अतः भारतीय गणतंत्र का प्रमुख राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, जिसका चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली से होता है। निम्न कथनों पर विचार करें। कथन है और कारण है। भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है। भारत का राष्ट्रपति जो है ब्रिटिश राजा से भिन्न है क्योंकि भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है। जो भारत का राष्ट्रपति है ब्रिटिश के राजा से तो भिन्न है, लेकिन उसका जो पद है वो अमेरिका के राष्ट्रपति से नहीं मिलता। तो कथन सत्य है, कारण गलत है। कथन असर्शन सही, कारण गलत। नीचे दिए गए वक्तव्यों में संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं होती। उपयुक्त में से कौन से सही है? राष्ट्रपति की शक्तियों की सीमा होती है, वो एक बस कार्यकारी अधिकारी होता है, उसके पास कोई, भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख रहता है, उसके पास कोई शक्ति नहीं होती। तो कथन तो सत्य है लेकिन कारण गलत है। तो असर्शन सही, रीजन गलत है। असर्शन सही, रीजन गलत। संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत संघ के कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, अतः ये सही है कि संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 74(1) के तहत राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। इस प्रकार कारण गलत है क्योंकि राष्ट्रपति शक्तियों पर संविधान के अंतर्गत सीमाएं अध्यारोपित की गई हैं। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों पर। सीधे अपना अधीनस्थ अधिकारियों पर करते हैं, मंत्रियों के द्वारा नहीं करते। वो सीधे करते हैं। प्रधानमंत्री के द्वारा भी नहीं करते, प्रधानमंत्री सलाहकार के रूप में रहते हैं। मंत्रिमंडल के द्वारा नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन हो जाएगा? ए। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52, जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी और इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं अपनी अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा, अनुच्छेद 53(1). भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? एग्जीक्यूटिव हेड जो है वो कौन है? राष्ट्रपति। भारत का एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। इस प्रकार भारत संघ का कार्यपालिका अध्यक्ष एग्जीक्यूटिव हेड राष्ट्रपति होता है। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है? संघ की कार्यपालिका शक्ति किसके अंतर्गत निहित होती है? 53 में। यहाँ देखा हमने अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसके अंदर निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है, 53(1). निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में से एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं? 53(1) में। भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित होती हैं। समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित होती हैं राष्ट्रपति में। कौन से अनुच्छेद में? 53(1) के तहत कार्यपालिका जितनी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासित शक्तियों किस में निहित होती हैं? अधिशासित जो शक्तियां हैं, अधिशासित या कार्यकारी शक्तियां जो हैं राष्ट्रपति में निहित होती हैं, अधिशासित या कार्यकारी। नीचे दो वक्तव्य हैं। कथन, संघ की कार्यपालिका शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित होती हैं। हाँ, निहित तो होती हैं भारत के राष्ट्रपति में, क्योंकि कार्यपालिका शक्तियां सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंध है। कार्यपालिका शक्तियां सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंध नहीं है। कार्यपालिका शक्तियां जो हैं वो शासन चलाने से संबंधित है। तो असर्शन सही हो जाएगा, कारण गलत हो जाएगा। असर्शन सही, असर्शन भी सही है और कारण भी सही है, लेकिन यह स्पष्ट व्याख्या नहीं करता। ये आंसर है, क्यों देखते हैं। प्रश्नगत कथन और कारण दोनों सत्य हैं, परंतु कथन और कारण स्पष्टीकरण नहीं करता, तो अभिष्ट उत्तर बी होगा। ठीक है।
कथन है रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांड राष्ट्रपति होता है। रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांड राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियाँ विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता, विधायी नियंत्रण से ही रहता है। संविधान के अनुच्छेद 53(2) के अधीन संघ में रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति में निहित है, परंतु उसका प्रयोग विधि द्वारा विनियमित होने की बात कही गई है। इस प्रकार प्रश्नगत कथन तो सही है परंतु कारण गलत है। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। यह उक्त निम्न में से किस पर लागू होती है? यह निम्न में से राष्ट्रपति पर लागू होती है। भारत के राष्ट्रपति में यद्यपि समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित होती है परंतु वह शासन का मात्र औपचारिक प्रमुख होता है और वास्तविक रूप से शासन संचालन प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है, जो कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? भारत में जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष मतदान से होता है। संविधान के अनुच्छेद 55(3) के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है और ऐसे निर्वाचन में मतदाता गुप्त होता है। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन मंडल में सदस्य के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, अर्थात जनता राष्ट्रपति के चुनाव में प्रत्यक्षतः भाग नहीं लेती और इसी प्रकार राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन होते हैं। कथन है भारत का राष्ट्रपति प्रत्यक्ष चुनाव से अप्रत्यक्ष चुनाव से चुना जाता है। हाँ, चुना जाता है। कारण है क्योंकि एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्यों के विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर बनता है। कथन और कारण दोनों सही हैं और यह व्याख्या भी करता है क्योंकि एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है जो कि संसद के दोनों सदनों और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर बनता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, एकल हस्तांतरित मत प्रणाली द्वारा या अप्रत्यक्ष मत प्रणाली द्वारा। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं कौन कौन होते हैं? राष्ट्रपति में दोनों सदनों के सदस्य रहते हैं, सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी रहते हैं, दिल्ली पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी रहते हैं। 1, 3, 4। संविधान का अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्यों का प्रावधान है। इसमें निम्नलिखित सदस्य होते हैं: संसद के दोनों सदनों से निर्वाचित सदस्य, राज्यों के विधानसभाओं से निर्वाचित सदस्य, दिल्ली पुडुचेरी विधानसभा से निर्वाचित सदस्य, 70वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा अंतः स्थापित सदस्यों की विधान परिषदों के सदस्य इस निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते। राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते। भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया वे हैं 70वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा निर्वाचित सदस्य को इसमें हिस्सा लेने का अधिकार दिया गया दिल्ली और पुडुचेरी के 70वां संविधान संशोधन 1992 में। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन गण में शामिल नहीं है? लोकसभा के चयनित निर्वाचन होते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित होते हैं, राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्य के विधानसभा के नहीं रहते। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गुण के सदस्य निर्वाचक गण के सदस्य हैं? नीचे दिए गए गुण के आधार पर संसद दोनों के सदन सभी रहते हैं, राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित रहते हैं, संघ राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें सभी राज्यपाल तथा उपराज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्र के विधानसभाओं के सभी निर्वाचक सदस्य इसमें तो नहीं रहते, बस कौन? दिल्ली और पुडुचेरी के रहते हैं। तो ये ऑप्शन गलत, इसमें ए सही हो जाना चाहिए। भारतीय राष्ट्रपति चुनाव मंडल कौन कौन से? भारत के राष्ट्रपति चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य होते हैं, लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्य विधानसभा के सभी सदस्य होते हैं, तीनों होते हैं,
चौथा ऑप्शन संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्यों और राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। तो डी। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल में सदस्य कौन कौन होते हैं? लोकसभा के चुने हुए सदस्य, राज्यसभा के चुने गए सदस्य और राज्य विधानसभा से चुने गए सदस्य परिषद से नहीं आते। भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं केवल राज्य और विधानसभा लोकसभा के सदस्य द्वारा। राज्यसभा लोकसभा और राज्यसभाओं की निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है। भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है संसद, राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है? पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारी का आवश्यक हो जाना चाहिए। पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव अवश्य हो जाना चाहिए। हाँ, हो जाना चाहिए। राष्ट्रपति अपना पद भार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद पर रहेंगे। हाँ, रहते हैं। राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर वही पद पर बना रहता है। हाँ, वही पद पर बना रहता है। निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है। निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के कारण राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। इसमें सदस्य तथा राज्यों की विधानसभा से निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा से निर्वाचित सदस्यों को भी इसमें शामिल किया है। अनुच्छेद 56 के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक की अवधि तक पद धारण करता है तथा अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद पर रहता है जब तक उसका कोई उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने अर्थात किसी विधानसभा में बर्खास्त होने की वजह से राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। अन्य सभी विकल्प सही हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचक को इस आधार पर ना तो स्थगित किया जा सकता है और ना ही अवैध ठहराया जा सकता है कि किसी राज्य विधानसभा को भंग कर दिए जाने के कारण निर्वाचक नामावली अधूरी थी। अतः विकल्प डी सही होगा। भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम 50 अनुमोदकों और 50 निर्वाचकों द्वारा। इसमें कोई 50 तो नहीं दिख रहा, 20-15। उपराष्ट्रपति के लिए 20-20 और इसके लिए 50-50। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1997 में यथा संशोधित के तहत भारत के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए कम से कम 50 निर्वाचकों का प्रस्तावक होना आवश्यक है तथा साथ ही कम से कम 50 निर्वाचकों द्वारा इस प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए। 1997 में पूर्व प्रस्तावकों की अनुमोदकों की संख्या 10 थी। निम्न कथनों पर विचार करें। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में निर्वाचन में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के मत का मूल्य जनसंख्या, भारत राज्य की जनसंख्या और राज्य की विधानसभा निर्वाचित सदस्यों की संख्या मल्टीप्लाई 100। एक निर्वाचित संसद सदस्य के मत का मूल्य बराबर सभी निर्वाचित विधानसभा सदस्यों के कुल मत का मान बटे निर्वाचित सदस्य की कुल संख्या। आखिरी चुनाव में 5000 मतदाता थे। तो इसमें केवल जो 2 है वो सही है क्योंकि इसमें 1000 की संख्या रहती है। राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका सूत्र अनुच्छेद 55 में वर्णित है जिसके अनुसार केवल बी सही है। विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के मत का मूल्य राज्य की जनसंख्या बटे राज्य की विधानसभा में निर्वाचित की संख्या गुणित 1000 है। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रत्येक MLA के वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। हाँ, होता है। लोकसभा में सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के मूल्य के वोट से अधिक होता है। हाँ, नहीं, ऐसा नहीं रहता। जो दोनों का बराबर रहता है और अलग अलग राज्य में अलग अलग रहता है।
अनुच्छेद 55 में दी गई राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन अनुपातिक पद्धति प्रतिनिधि पद्धति के अनुसार होता है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है, जिसमें राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राज्य की विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का मत मूल्य निम्न सूत्र से निकाला जाता है। राज्य की जनसंख्या बटे विधानसभा में कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या गुणित 1000। राज्य की जनसंख्या बटे विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या गुणित 1000। प्रत्येक राज्य की जनसंख्या तथा कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या भिन्न भिन्न होने के कारण एमएलए का मत अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। इस प्रकार कथन एक सत्य है। संसद के एक सदस्य का मत मूल्य निकालने हेतु निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है। सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मत मूल्य का योग बटे संसद के दोनों सदनों लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या। अतः स्पष्ट है कि लोकसभा के प्रत्येक सदस्य एक तथा राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का मूल्य समान होता है। यदि एक सदस्य के मत का मूल्य की गणना की जाए तो दोनों सदनों के प्रत्येक सदन के मत का मूल्य एक समान 708 होता है। अतः दो कथन सत्य है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता। यदि वह स्वयं प्रत्याशी होता है, उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो, वह राज्य विधानसभा के उच्च सदन का सदस्य हो। वह राज्यसभा के उच्च सदन का सदस्य होने पर वह राज्य विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य होने पर वह पात्र नहीं होता। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानमंडल के उच्च सदन अर्थात विधान परिषद के सदस्य मतदान नहीं कर सकते। अतः यदि मुख्यमंत्री सदन का सदस्य है तो वह राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के वोटों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या की विधानसभा की कुल निर्वाचित सदस्य संख्या द्वारा विभाजित कर प्राप्त भागफल को 1000 से गुणकों के बराबर होती है। वर्तमान स्थिति 1997 की जनसंख्या से तात्पर्य किस वर्ष की जनगणना द्वारा अभिनिश्चित की जाती है? 1971 की जनगणना के अनुसार यह किया जाता है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन की जनसंख्या से आशय 1971 जनगणना द्वारा अभिनिश्चित जनसंख्या से है। 84वें संविधान संशोधन 2001 द्वारा इसे अब तक 2026 के पश्चात ही पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक के लिए निर्धारित किया गया है। संविधान के संशोधन 25 के स्पष्टीकरण में इस बात का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? 15 वर्ष की आयु होनी चाहिए, संसद में चुने जाने की योग्यता हो, देश का नागरिक हो, बी पढ़ा लिखा हो। ये जरूरी नहीं है। भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उसे भारत में जन्मा नागरिक होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। उसे 45 वर्ष की उम्र पार कर ले नहीं, ये जरूरी है। 35 ये भी जरूरी है, ये नहीं है। उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए, ये भी सत्य है। तो इसमें तो कन्फ्यूज़न एक बार देख लेते हैं। भारत का नागरिक हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। अतः स्पष्ट है कि राष्ट्रपति पद हेतु नागरिक होना आवश्यक है, ना कि भारत में जन्मा। इसी प्रकार से संसद, राज्यसभा एवं लोकसभा का सदस्य नहीं बल्कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी हो चाहिए, जरूरी नहीं है दोनों। तो इस वजह से ये कथन गलत हो जाएगा। संसद, क्योंकि इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों का जिक्र है, बस उसे लोकसभा का सदस्य होने की आवश्यकता होती है। एक संसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु चुनाव लड़ने से पूर्व उसे अपने सदस्य से त्यागपत्र देना पड़ेगा। अपने निर्वाचन के 6 माह के अंदर अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। निर्वाचन होने के तुरंत बाद अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। निर्वाचन होने के तुरंत बाद अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, ये कथन सत्य है। संविधान के अनुच्छेद 59(1) के अनुसार यदि संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई
सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसे उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण की तारीख में से रिक्त कर दिया है। दिए गए विकल्पों में निकटतम विकल्प सी है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? जो अनुच्छेद 57 है। अनुच्छेद 57 के तहत जो है वो क्या होता है, पद का पुनर्निर्वाचन के लिए किया जाता है। अनुच्छेद 57 से राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन निर्धारित किया जाता है। भारत के अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता निर्धारित करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए उस पद के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है तो उसी विवाद को अनुच्छेद 71 के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया विनिश्चय अंतिम होगा। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है अपने निर्वाचन की तारीख से, अपने पद ग्रहण के दिन से। अपने पद के ग्रहण के दिन से वो 5 साल तक रहता है। अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण के 5 वर्ष तक की अवधि तक धारण कर सकता है। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देते हैं? वो देते हैं उपराष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को। अनुच्छेद 56 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है। उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत देता है। अनुच्छेद 56(2) के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। भारत के राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है संसद द्वारा, केवल संसद द्वारा महाभियोग लाकर। अनुच्छेद 56 खंड ए उपखंड ख के अनुसार संसद का अतिक्रमण रोकने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 1 में उपबंध अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया रीति से संसद द्वारा चलाए गए महाभियोग के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? राष्ट्रपति पर अनुच्छेद 61 के द्वारा महाभियोग चलाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाए जाने की प्रक्रिया निम्न में से किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 61 में जो है महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है। भारत के राष्ट्रपति का कार्य अवधि की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है, किसके द्वारा? महाभियोग द्वारा। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? संसद के किसी भी सदन द्वारा महाभियोग का आरोप संसद में लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति का महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 61 में किया गया है। अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग आरोप संसद का कोई सदन लगाएगा और अनुच्छेद 63(3) के अनुसार दूसरा सदन उस आरोप के अन्वेषण कराएगा और ऐसे अन्वेषण में राष्ट्रपति को स्वयं उपस्थित होने तथा अपना प्रतिनिधित्व कराने का अधिकार होगा। राष्ट्रपति संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित अनुच्छेद 61 है। इनमें से भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने का अधिकार किसे है? भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने का अधिकार संसद के दोनों सदनों को है। संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लाया जा सकता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग किसके द्वारा? सदन के दोनों सदनों में से किसी सदन द्वारा। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना आवश्यक है? कम से कम 14 दिन पूर्व सूचना आवश्यक है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के अतिक्रमण के आधार पर चलाया जा सकता है जब संसद का कोई सदन इस प्रकार का आरोप लगाएगा। संसद के अनुच्छेद 61(2) के अनुसार ऐसा कोई आरोप तब तक नहीं लगाया जा सकता जब तक कि ऐसा आरोप लगाने की प्रस्तावना किसी ऐसे विकल्प में अंतर्विष्ट नहीं है जो कम से कम 14 दिन की ऐसी लिखित सूचना दी जाने के पश्चात प्रस्तावित किया गया हो। इस प्रकार 14 दिन की अग्रिम सूचना के साथ ही संकल्प पर सदन की कुल सदस्य संख्या से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर भी होने चाहिए तथा उसे सदन की कुल सदस्य संख्या में कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा ऐसा संकल्प पारित भी होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है?
लोकसभा है, राज्यसभा है, राज्यों की विधान परिषदें, इसमें विधान परिषद होना चाहिए, ये देख लेते हैं। अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है जो संसद द्वारा चलाई जाती है। इसमें राज्यों की विधानसभाएं भाग नहीं लेती, जबकि अनुच्छेद 54 के अनुसार राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन गण का भाग हैं। ध्यातव्य है कि राज्यों के विधान परिषदें निर्वाचन गण का भाग नहीं है, निर्वाचन का भाग नहीं है। तो इसमें क्या कहा गया है, महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है जो संसद में चलाई जाती है। इसमें राज्यों की विधानसभाएं भाग नहीं लेती। कौन लेती हैं? लोकसभा और राज्यसभा। महाभियोग बस। भारत के राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए 6 माह के भीतर, 6 माह तक। अगर मृत्यु की स्थिति, अगर पद छोड़ने की मृत्यु की स्थिति है तो उपराष्ट्रपति उस पर बना रह सकता है। अनुच्छेद 62(1) के अनुसार राष्ट्रपति की पदावधि समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। अनुच्छेद 62(2) के अनुसार यदि रिक्ति राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने के कारण हुई है तो उसे रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन रिक्त होने की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र प्रत्येक दशा में 6 माह के भीतर से पहले किया जाएगा। पदासीन राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी कारण से उत्पन्न होने वाले रिक्ति की दशा में रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन अवश्य होना चाहिए 6 माह के भीतर, रिक्ति होने के 6 माह के भीतर। भारत के राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्ति को भरने की समय सीमा क्या है? 6 माह। जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के पद पर कार्य कर सकता है? 6 माह तक कर सकता है। अनुच्छेद 62(2) के अनुसार राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पदच्युत के अन्य कारणों से हुई उसके पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्ति तिथि से 6 माह बीतने से पहले किया जाएगा। अर्थात अनुच्छेद 65(1) के अनुसार ऐसी दशा में उपराष्ट्रपति 6 माह तक राष्ट्रपति का कार्य कर सकता है। यदि मृत्यु, त्यागपत्र हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उस पद का कार्यभार कौन करेगा? उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 65 के अनुसार यदि मृत्यु, त्यागपत्र या हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा। यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और उसके न रहने पर उसी न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश जो समय पर उपलब्ध है राष्ट्रपति की कृत्यों से संपादित होगा। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तो तब उनमें से कौन कार्यवाही होगा? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, उसके ना होने पर वरिष्ठतम न्यायाधीश। यदि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? भारत के राष्ट्रपति पद पर होता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। यदि भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद एक ही समय बिंदु पर खाली हो जाता है तो राष्ट्रपति का पद अस्थायी रूप से कौन धारण करेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। कथन: अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता क्योंकि राष्ट्रपति का पद संविधान से ऊपर होता है। पहला कथन सत्य है लेकिन दूसरा असत्य है। संविधान से कोई ऊपर नहीं रहता। संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, परंतु संसदीय शासन व्यवस्था के होने के कारण राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। अनुच्छेद 361(1) के तहत राष्ट्रपति का राज्यपाल को उनके द्वारा दिए गए शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति प्राप्त करता है। अनुच्छेद 361(2) के अनुसार अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति या किसी राज्यपाल के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में आपराधिक दंडिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, परंतु अनुच्छेद 361(4) के प्रावधान के तहत उनके द्वारा व्यक्तिगत हैसियत से किए गए कार्य के संबंध में उनके विरुद्ध अनुतोष पर दावा करने वाली दीवानी सिविल मुकदमा तत्संबंधी विस्तृत लिखित सूचना उन्हें या उनके कार्यालय में देने के 2 माह पश्चात चलाया जा सकता है। अतः प्रश्नगत कथन सही नहीं है और साथ ही राष्ट्रपति का पद संविधान से ऊपर नहीं होता, इसलिए कारण भी गलत है।
भारतीय संविधान से निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने से वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? कौन से संविधान संशोधन? 44वें संविधान संशोधन। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा अनुच्छेद 74(1) में एक परंतुक जोड़ा गया, जिसके तहत राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? राष्ट्रपति जो है लोकसभा को केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर भंग कर सकते हैं। अनुच्छेद 85(2) ख के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, किंतु राष्ट्रपति की यह शक्ति अनुच्छेद 74(1) के अधीन है, अर्थात वह ऐसा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अनुशंसा या सलाह पर कर सकता है। उल्लेखनीय है कि मंत्रिपरिषद में कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं, जबकि मंत्रिपरिषद में सभी कैबिनेट राज्य मंत्री उप मंत्री शामिल होते हैं। हालांकि मंत्रिपरिषद द्वारा लोकसभा में बहुमत खोने पर उसके द्वारा दी गई लोकसभा को समय पूर्व भंग करने की सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होती, तथा इस संदर्भ में राष्ट्रपति अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति खालिस्तान की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकता है। किसकी अनुशंसा पर? मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर उसे भंग कर सकता है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत होती है? लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत होती है? राष्ट्रपति द्वारा आहूत होती है। संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत किसी विधेयक पर दोनों सदनों के मध्य गतिरोध की स्थिति पर लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जा सकती है। अनुच्छेद 118(4) के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। अनुच्छेद 108 के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन एक बुला सकता है? संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति। भारतीय संसद की संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति। निम्न में से कौन सा एक अधिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने की सूचना के संबंध में उचित है? राष्ट्रपति का आशय। राष्ट्रपति का आशय। राष्ट्रपति का अर्थ है इंटेंशन अभिव्यक्ति। भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने की सूचना के संबंध में उचित है। संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार राष्ट्रपति किसी विधेयक पर कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत कर सकता है, तथा राष्ट्रपति विधेयक पर विचार विमर्श और मत देने के प्रयोजन के लिए सदनों के संयुक्त बैठक में अधिसूचित होने के लिए आहूत करने के अपने आशय की सूचना यदि वे बैठक में हो तो संदेश द्वारा, या यदि वे बैठक में नहीं है तो अधिसूचना द्वारा देगा। भारत के राष्ट्रपति संबंधित निम्नलिखित कथनों से कौन सा सही नहीं है? वह संसद का एक संघटक भाग है। वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो दोनों सदनों की चर्चा में भाग लें। वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का संबोधित करता है। वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79-79 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति संसद का एक संगठक है। 79 के अंतर्गत एक संगठक है। अनुच्छेद 86 के तहत वह प्रत्येक वर्ष में प्रथम सत्र के आरंभ में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक संबोधित करता है, तथा वह संविधान अनुच्छेद 123 के तहत विशेष परिस्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकता है, परंतु वह अपने दोनों सदनों में चर्चा में भाग नहीं लेता। 1, 2, 3 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 86 के तहत प्रत्येक वर्ष प्रथम सत्र में आरंभ होने के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित कर सकता है। नीचे 2 वक्तव्य गए हैं। कथन राष्ट्रपति संसद का भाग है। हाँ, राष्ट्रपति संसद का भाग है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति कानून नहीं बन सकते। दोनों कथन कारण दोनों सत्य हैं। संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत के संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। साथ ही 111 के तहत संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना बाद ही कानून का रूप लेगा। इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं, तथा कारण कथन का सही व्याख्या करता है।
एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाते हैं? एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद वो अधिनियम बन जाते हैं? वह संसद के दोनों सदनों में द्वारा घोषित, दोनों सदनों के द्वारा पारित होने पर नहीं बनते। जब राष्ट्रपति की सहमति दे तब वो बनते हैं। अनुच्छेद 111 द्वारा विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति से संबंधित उपबंध हैं। जो विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह अधिनियम तभी बन पाता है जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर अपनी अनुमति दे देता है। भारत के राष्ट्रपति जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो शक्ति का प्रयोग करता है वह है भारत के राष्ट्रपति जिस एकमात्र मामले में अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग करता है वह कौन सा है? भारत डाक अधिनियम विधेयक में अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग इसमें किया था। भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक। पेप्सू विनियोग विधेयक के मामले में 1984 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आत्यंतिक एब्सोल्यूट वीटो अर्थात संपूर्णतः सहमति रोक का प्रयोग किया, जबकि 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाकघर विधेयक को पॉकेट वीटो अर्थात संसद द्वारा पारित विधेयक को अनिश्चित काल के लिए लंबित कर रखा का प्रयोग किया। आत्यंतिक वीटो मंत्रिपरिषद की इच्छाधीन होती है, अतः पॉकेट वीटो ही स्वेच्छा से किया गया माना जाएगा, इसलिए विकल्प सी सही है। निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकरण कहते हैं? किसने किया था? ज्ञानी जैल सिंह। वर्ष 86 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में जेबी निषेधाधिकार का प्रयोग किया था। उल्लेखनीय है कि जब राष्ट्रपति दोनों सदनों द्वारा पारित बिल को अपने पास असीमित समय के लिए लंबित रखता है, अर्थात वह इस पर सहमति देने या सहमति रोकने की ना तो घोषणा करता है और ना ही इसे पुनर्विचार के लिए लौटाता है, तो इस संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकरण पॉकेट वीटो कहा जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल को अपनी स्वीकृति रोक सकता है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 111। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत संविधान प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर स्वीकृति प्रदान करेगा या अपनी स्वीकृति रोक लेगा अथवा धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु सदनों को लौटा देगा। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तो निम्नलिखित में से किसको उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है? राष्ट्रपति को अधिकार प्राप्त है कि वो उसे रोक दे। निम्नलिखित में कौन सी राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियां हैं? मंत्रिपरिषद की नियुक्ति नहीं है, विधेयक को आपत्तियों सहित वापस भेजना, हाँ यह विवेकी सही शक्ति, और विधेयकों को रोक कर रखना ये भी स्वविवेकी सही शक्ति, क्षमा प्रदान करना स्वविवेकी, संयुक्त अधिवेशन में अधिसूचना जारी करना नहीं, संसद का संदेश भेजना नहीं, तो ये ऑप्शन सही। राज्यसभा लोकसभा में पारित होकर राष्ट्रपति के पास आए हुए विधेयक धन विधेयक को अतिरिक्त को राष्ट्रपति द्वारा आपत्तियों सहित वापस भेजना, विधेयक को रोक कर रखना तथा संसद को संदेश भेजने का अधिकार राष्ट्रपति की स्वदेशी शक्तियों में शामिल है। अनुच्छेद 86(2) के तहत राष्ट्रपति संसद को संदेश भेज सकता है तथा विशेष परिस्थितियों में मंत्रिपरिषद की मतभेद की स्थिति में राष्ट्रपति इस संदर्भ में अपने स्वविवेक का भी प्रयोग कर सकता है। निम्नलिखित में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? राजदूतों की नियुक्ति पर जरूरी है, विधेयकों की स्वीकृति या नकारना जरूरी, मतलब जरूरी नहीं है कि वो पूछे। राज्यपाल द्वारा प्रेषित विधेयकों की स्वीकृति से पूछना पड़ेगा। लोकसभा भंग करना मंत्रिपरिषद ही द्वारा ही पूछना पड़ेगा। संविधान संशोधन विधेयक को स्वीकृति देना पूछना पड़ेगा। राष्ट्रपति के लिए विधेयकों की स्वीकृति प्रदान करने हेतु मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 111 में वर्णित है कि जब कोई साधारण विधेयक संसद के सदनों द्वारा पारित करने के पश्चात राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा तो राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह उस विधेयक को स्वीकृति देगा या स्वीकृति रोक लेगा। हालांकि इस संदर्भ में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है अथवा राष्ट्रपति उस विधेयक को सदनों के पुनर्विचार हेतु लौटा सकेगा यदि विधेयक सदनों द्वारा संशोधित रहित या उसके बिना फिर से पारित कर दिया जाता है और राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति हेतु प्रस्तुत किया जाता है। तो
राष्ट्रपति उस पर अनुमति नहीं रोकेगा। संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ कौन है? संविधान के अनुसार जो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ कौन सी हैं? अध्यादेश जारी करने की। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियाँ हैं? राष्ट्रपति के स्वविवेकी बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना नहीं, वो संसद का अधिवेशन बुलाना नहीं, किसी विधेयक को आपत्तियों सहित संसद के पास भेजना, हाँ ये है, मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति नहीं, राज्यपाल द्वारा भेजे गए विधेयकों की स्वीकृति देना, हाँ ये भी नहीं, देना ही पड़ेगा, किसी विधेयक को रोक कर रखना, ये है उसका स्वविवेकी शक्ति, किसी विषय में संबंधित जानकारी के लिए प्रधानमंत्री से कहना, ये भी है स्वविवेकी शक्ति, किसी परामर्श पर मंत्रिपरिषद के पुनर्विचार हेतु कहना, ये भी है स्वविवेकी शक्ति। संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति को कतिपय विशेषाधिकार वीटो शक्तियाँ प्राप्त हैं जिनका उपयोग वह मंत्रिपरिषद की सलाह से मुक्त होकर कर सकता है। किसी विधेयक को आपत्तियों सहित संसद में पुनर्विचार हेतु वापस भेजना और किसी विधेयक को अघोषित रूप से रोक कर रखना, ये भी निषेधाधिकार राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियाँ। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 78 के तहत किसी विषय से संबंधित जानकारी के लिए प्रधानमंत्री से कहना और अनुच्छेद 74(1) के परंतुक के अंतर्गत किसी परामर्श को मंत्रिपरिषद के पुनर्विचार के लिए वापस भेजना जैसे विषय भी राष्ट्रपति स्वविवेक का प्रयोग करता है, अतः विकल्प ही सही है। जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनावी सुधार पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे सहमति दी? तो राष्ट्रपति ने कौन से अनुच्छेद के अंदर से सहमति दी? 1, 2, 3 के अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति की 123 में है, 1, 2, 3 में। राष्ट्रपति के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है? 1, 2, 3 में। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है? 1, 2, 3 में अध्यादेश जारी करने। 11 में वीटो पावर की शक्ति है। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद में सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? संसद में अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? 6 सप्ताह तक रखा जाना आवश्यक है। 1, 2, 3, 2 के क के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को संसद के सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के अंदर अनुमोदित होना चाहिए। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, योजना आयोग के अध्यक्ष, युग्म आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की जाती, और संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री, संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। तो 1 और 3 सही हो जाएंगे। अनुच्छेद 210 के अनुसार वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 239 क में 5 के तहत संघ राज्य क्षेत्र में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की सलाह पर तथा मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। योजना आयोग अब नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति जो है वो महान्यायवादी करता है, CAG की करता है और राज्यपाल की भी करता है। तो उपरोक्त सभी महान्यायवादी, CAG, राज्यपाल, गवर्नर की भी। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत के महान्यायवादी, अनुच्छेद 148 के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। निम्न से भारत के राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता? भारत के राष्ट्रपति जो हैं वो उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करते, उपराष्ट्र की नियुक्ति नहीं करता। अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन सदन के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा किया जाता है। ठीक। संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध करा सकता है। किससे? अनुच्छेद 160 से। संविधान के अनुच्छेद 160 के तहत राष्ट्रपति आकस्मिक या साधारण परिस्थितियों में राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है।
भारत के संविधान भारत के राष्ट्रपति भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति का अधिकार नहीं देता। प्रधानमंत्री की नियुक्ति का देता है। राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता, वो प्रधानमंत्री अपने विचार विमर्श से देता है, नाम से बस नियुक्ति करने का अधिकार होता है। अनुच्छेद 164(1) के तहत राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार राज्यों के राज्यपाल का है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय की परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? 143। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को विधि या तथ्य के व्यापक महत्व के प्रश्न के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय से परामर्श की शक्ति प्रदान करते हैं। भारत के राष्ट्रपति को शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है, परामर्श ले सकता है लेकिन स्वीकार करना जरूरी नहीं है। आपातकालीन शक्तियाँ होती हैं। राज्यों में राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाने की शक्ति रहती है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है, ये भी रहता है। क्या नहीं रहता? परामर्श को स्वीकार करना जरूरी है, ये नहीं रहता। 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किसी विषय पर परामर्श की शक्ति है, परंतु उस पर परामर्श स्वीकार करने की बाध्यता नहीं है। संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्दांश भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? अध्यादेश का प्रख्यापन है, उच्चतम न्यायालय में परामर्श करना है, संसद के दोनों सदनों को संदेश भेजना ये नहीं है, क्षमादान करना ये है। संसद के सदनों को संदेश भेजना अनुच्छेद 86(2) के अंतर्गत राष्ट्रपति का अधिकार है, जबकि 72 क्षमादान की राष्ट्रपति की शक्ति है। राष्ट्रपति की शक्ति की बात किया जाए तो ये अधिकार है, ना कि शक्ति। 1, 2, 3 अध्यादेश निर्गत करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। 143 विचार विमर्श लेने की शक्ति है, उसका पालन करने का कोई इसमें बाध्यता नहीं है। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह क्षमादान करे, प्राप्त है, अधिकार की बात है, ये शक्ति है उसकी। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, सर्वोच्च न्यायालय को हटाए वो उसका अधिकार है। आपातकाल की घोषणा शक्ति, अध्यादेश जारी करना शक्ति। अनुच्छेद 1, 2, 3 खंड 4 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा बहुमत द्वारा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने वाले राष्ट्रपति ने उसे हटाने का आदेश नहीं दे दिया है। राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक क्या है? एक न्यायिक शक्ति है। संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमा आदि की तथा कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार, उल्लंघन की न्यायिक शक्तियां प्रदान हैं। राष्ट्रपति को क्षमा प्रदान करने की शक्ति में सम्मिलित नहीं है। क्षमा है, लघुकरण है, परिहार, विराम नहीं है, प्रवलंबन, रोक, निरंतरता। जो 6 रोक नहीं है और निरंतरता नहीं है, मैक्सअप है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रवलंबन, विराम या परिहार करने अथवा दंडादेश, निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति प्रदान है, जिनमें सेना न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध किए गए मामलों भी शामिल है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त हैं? वास्तविक और लोकप्रिय, औपचारिक, इंस्टीट्यूअल और विधिक, राजनीतिक और नाम मात्र, संवैधानिक और नाम मात्र। इसमें से कौन सा है? संवैधानिक और नाम मात्र उसे है, औपचारिक और विधिक प्राप्त, राजनीतिक और नाम मात्र राजनीतिक प्राप्त नहीं है, वास्तविक लोकप्रिय नहीं है। तो 2 और 4 भारत के राष्ट्रपति को संविधान के तहत प्राप्त प्राधिकार औपचारिक एवं विधिक तथा संवैधानिक गैर नाम मात्र है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किसको संसद के पटल पर रखवाएं? वित्त आयोग के सिफारिशों को रखाएं, लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनों को इसे भी रखाएं, नहीं इसे जरूरी नहीं है, लोक लेखा समिति के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों को और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदनों को कराएं।
संघीय वित्त आयोग एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जबकि लोक लेखा समिति की स्थापना लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को मिलकर की जाती है। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा संघीय वित्त आयोग की सिफारिशें, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोगों के प्रतिवेदन क्रमशः संविधान के अनुच्छेद 281, 151, 1 और 338(6) के तहत संसद के पटल पर रखवाया जाता है। निम्न में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? साधारण बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना यह है। वित्तीय बिल को वो लौटा नहीं सकता, पुनर्विचार हेतु उसे पारित करना ही रहता है। लोकसभा को भंग करना मंत्री परिषद के कहने पर ही वो भंग कर सकता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति मंत्री परिषद के कहने पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 110 खंड 1 के उपखंड क से उपखंड च तक विनिर्दिष्ट किसी विषय के लिए अनुबंध करने वाले वित्तीय बिल, जो कि मनी बिल या धन विधेयक होते हैं, को अनुच्छेद 111 के तहत अन्य साधारण बिलों की तरह पुनर्विचार हेतु लौटा नहीं सकता। अन्य तीनों विकल्प राष्ट्रपति के संवैधानिक विशेषाधिकार हैं। वस्तुतः ऐसे वित्तीय बिल अनुच्छेद 117 के प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति की सिफारिशों के बाद ही केवल लोकसभा में प्रस्ताव या पुनर्स्थापित किए जा सकते हैं। निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है, राज्यपाल के अनुमोदन से। संविधान की 5वीं अनुसूची के पैराग्राफ 6 में अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं। राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा किसी भौगोलिक क्षेत्र में अनुसूचित क्षेत्र घोषित अथवा विस्तारित किया जा सकता है। किसी भी समय राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्र के संपूर्ण अथवा किसी विशिष्ट भाग को समाप्त किया जा सकता है। राज्य के राज्यपाल के परामर्श करने के पश्चात राष्ट्रपति के आदेश द्वारा राज्यपाल के राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के क्षेत्रफल को बढ़ाया जा सकता है। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण जो है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है, क्योंकि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल में निहित होती है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य के थे? राजेंद्र प्रसाद जो थे वो बिहार के थे। राजेंद्र प्रसाद बिहार के थे। प्रथम भारतीय राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मूलतः बिहार के थे। उनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सिवान जिले में हुआ था। वे 26 जनवरी 1950 को 30 मई 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे? बिहार से थे वे। दो अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 52 से 57 और 57 से 62 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। 52 से 62 तक, जिसमें 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा के अध्यक्ष होने के कारण राष्ट्रपति बने तथा 52 से 57 वे क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। भारत के चौथे राष्ट्रपति हुए। भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, द्वितीय सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तृतीय हुए जाकिर हुसैन, चतुर्थ हुए वीवी गिरी। तथापि कार्यकाल अनुसार क्रम राजेंद्र प्रसाद 3 बार, डॉक्टर एस राधाकृष्णन फिर जाकिर हुसैन के बाद छठवां। सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति कौन थे? एस संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी। सर्वसम्मति से निर्विरोध भारत के राष्ट्रपति चुनने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। उनके कार्यकाल की अवधि 1977 से 1982 तक थी। भारत के राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक का एकमात्र उदाहरण कौन है? एन संजीव रेड्डी। फखरुद्दीन अहमद, संजीव रेड्डी, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी। जाकिर हुसैन जो है वो चतुर्थ बनेंगे, मतलब 57 के बाद 62 के बाद 67 से बाद के आगे ये वाला चौथा होगा जाकिर हुसैन। फरूक अहमद
74 से 77, संजीव रेड्डी 74 से 77, संजीव रेड्डी बनेंगे 77 से 82, और जाकिर हुसैन बनेंगे 67 से 69, और 69 से 74 बनेंगे वीवी गिरी जी। इनमें से कौन से राष्ट्रपति से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन हुए थे? कौन थे भारत के उपराष्ट्रपति पद पर? नीलम संजीवा रेड्डी। निम्नलिखित से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? लोकसभा अध्यक्ष कौन रहे? नीलम संजीवा रेड्डी। दिए गए भारतीय राष्ट्रपतियों में से नीलम संजीवा रेड्डी 2 अवधियों के दौरान लोकसभा अध्यक्ष रहे। वर्ष 77 से 82 के मध्य उनका वे भारत के राष्ट्रपति रहे। भारत निम्नलिखित में भारतीय राष्ट्रपति में कौन सा दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? कौन दार्शनिक राजा और दार्शनिक शासक के रूप में जाना जा सकता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन दूसरे राष्ट्रपति दार्शनिक राजा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है। विख्यात प्रख्यात दार्शनिक और शिक्षाविद थे। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन सा ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा? ट्रेड यूनियन आंदोलन से वीवी गिरी संबंधित रहे। भारत के चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरी 1969 से 74 ट्रेड यूनियन आंदोलन संबंध रहे। ये 2 बार अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के कांग्रेस के भी अध्यक्ष रहे हैं। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी है? एपीजे अब्दुल कलाम को भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। निम्न में से कौन से असंगत हैं? ये राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति ये प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हैं। श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम कौन सा था? 12वां क्रम था प्रतिभा देवी पाटिल का। 19 जुलाई 2007 को भारतीय गणतंत्र के 13वें राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुए। 25 जुलाई 2007 को श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल ने व्यक्ति अनुसार देश के 12वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की, तथापि कार्यकाल अनुसार उनका क्रम 14वां था। प्रतिभा पाटिल ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रत्याशी भैरव सिंह शेखावत को पराजित किया। वे भारत की प्रथम राष्ट्रपति महिला थीं। भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में निम्नलिखित में से कौन से बिहार का राज्यपाल रह चुका है? कौन थे? जाकिर हुसैन जो थे वो बिहार के राज्यपाल रह चुके थे। जाकिर हुसैन 6 जुलाई 1957 से 11 मई 1962 तक बिहार के राज्यपाल थे। 13 मई 1962 से 22 मई 1967 तक भारत के उपराष्ट्रपति, 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक जब उनकी मृत्यु हुई भारत के राष्ट्रपति थे। निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के उपस्थित थे? सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था। तो कौन थे? वीवी गिरी जी। राष्ट्रपति वीवी गिरी राष्ट्रपति निर्वाचन में भ्रष्ट आचरण के आरोप में विवाद की सुनवाई के समय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एम.एस. सीकरी की अध्यक्षता वाली पीठ के सम्मुख व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए। ध्यातव्य है कि 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में वीवी गिरी स्वतंत्र उम्मीदवार तथा नीलम संजीवा रेड्डी कांग्रेस पार्टी के घोषित उम्मीदवार थे। वीवी गिरी के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना भी की गई थी, जिसमें वीवी गिरी ने विजय प्राप्त की। राष्ट्रपति भवन को डिज़ाइन किया गया किसके द्वारा? एडविन ल्यूटियंस द्वारा। एडविन ल्यूटियंस द्वारा। ब्रिटिश वास्तुकार एडविन ल्यूटियंस द्वारा राष्ट्रपति भवन को डिज़ाइन किया गया। यह भवन भारत के राष्ट्रपति का सरकारी आवास है। यह भवन के निर्माण के पश्चात इसे वायसराय का आवास, वायसराय हाउस के रूप में जाना जाता था। 15 अगस्त 1947 को इसका नाम परिवर्तित कर सरकारी आवास कर दिया गया। 21 जून 1948 से सी गोपालाचारी इस सरकारी आवास में निवास करने वाले पहले भारतीय बने। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समय इसे राष्ट्रपति भवन के रूप में जाना जाने लगा।